हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ही होंगे सब लोग, क्वारंटाइन में मजे कर रहे होंगे। तो अभी का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। यूनिट डायमेंशन क्लास 11th में हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी में हम लोग काम करेंगे अभी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करते जाएंगे। क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नीट में, ठीक है। तो उसको प्रिपरेशन करेंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप लेट वीडियोस ला रहे हैं, कर नहीं रहे हैं या फिर ऐसा करके। तो देखिए, ऐसा है ना कि हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, कुछ सिचुएशंस हैं, इस तरीके से काम हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सके हम लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो बस आप करते रहिए, कंटिन्यूटी में रखिए, पढ़ते रहिए, जितना आता है तो करते रहिए। और पिछले टॉपिक का, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर पिछले टॉपिक का आपने नोट्स और असाइनमेंट पीछे नहीं डाला, आई मीन डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए था नहीं। फिर भी मैंने कुछ नोट्स के ही फॉर्म में कुछ बहुत ज्यादा क्वांटिटीज का डायमेंशन मैंने डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा वहां से। और बाकी मैं हर दिन मैं कंटिन्यूटी में डाल दूंगा। एक दिन डिले हो सकता है, बहुत सारा काम नोट्स लिखना, फिर 12th का पार्ट है तो टाइम लग जाता है। मैं डाल जरूर दूंगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम जो 11th वाला पार्ट अभी मैं कर रहा हूं, ये भी जो भी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सेम डे विद नोट्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा आज के बाद, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट डायमेंशन। इन द यूनिट डायमेंशन चैप्टर वी आर स्टार्टिंग हियर डायमेंशन एनालिसिस। इन डायमेंशन एनालिसिस व्हाट वी विल डिस्कस, फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस व्हाट, यूनिट कन्वर्जन। द फर्स्ट कंटेंट वी विल टेक हियर यूनिट कन्वर्जन, ओके। Second, what we will take here, second will be what, principle of homogeneity, principle of homogeneity, and third we will discuss here formula deriving, formula derivation, है ना। देखिए, फॉर्मूला डिराइविंग ये एक्चुअली इसी का पार्ट होता है, लेकिन हम जानेंगे अभी वन बाय वन अलग अलग करके, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इन तीनों टॉपिक में इसके क्वेश्चंस करते हुए। मेरा नाम संजीव कुमार झा और टॉपिक हमारा डायमेंशन एनालिसिस, चैनल हमारा मेन मेंटलिस्ट, आपको याद रखना है। और सबसे पहला काम हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन, देखिए क्या होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, अच्छा एक बात याद रखिए, क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, मैंने कैसे बताया था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, एन यू के फॉर्म में, जिसमें एन हमारा क्या था, मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड हुआ करता था, और यू हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे हम लिखते हैं 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम ये मैथमेटिकल क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किलोग्राम क्या है, इसका यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को आप ऐसे ही लिखते हैं एन इंटू यू के फॉर्म में। अब चाहे वो आप किसी भी यूनिट में लिखिए, चाहे ऐसा यूनिट में लिखिए, सीजीएस में लिखिए, एमकेएस में लिखिए, एफपीएस में लिखिए, किसी भी यूनिट में लिखिए, डज नॉट मैटर, प्रोसेस यही होता है। चलिए मैं इसको चेंज करके बताता हूं, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5000 ग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5000 ग्राम, सेम चीज को। तो देखिए सीजीएस यूनिट में आया कि नहीं आया, है ना, सीधे 5000 ग्राम हुआ कि नहीं, तो ये मैथमेटिकल और ये यूनिट। तो हमेशा क्या होता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू के फॉर्म में ही लिखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, ये आप समझ गए। अब दूसरी बात जो आपको समझना है वो एक फॉर्मूला है, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, n1u1 इक्वल टू n2u2। मतलब एक क्वांटिटी को मैं ये एक यूनिट में और ये दूसरे यूनिट में, तो ये हमेशा इक्वल होता है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 5 किलोग्राम, क्या ये इक्वल नहीं होगा 5000 ग्राम के, देखिए तो ये n1 ये क्या हो गया, n1 ये क्या हो गया, u1 ये क्या हो गया, n2 और ये क्या हो गया, u2। समझ गए इस बात को, n1 u1 n2 u2 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज हमारा होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग अभी काम करेंगे, इसी पे हम लोग जानेंगे कैसे अपन यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया क्या चीज होता है, ओके। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए क्या होता है, पॉइंट बाय पॉइंट। अच्छा, अब u1 जो हम लिखेंगे तो इसको मैं n1 इंटू, ध्यान दीजिए, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c इज इक्वल टू n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t टू द पावर c। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कहेंगे हां सर लिख सकते हैं, लेकिन पता नहीं चला कैसे लिखा हमने। देखिए क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या है, हमने लिखा 1 किलोग्राम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम को अगर मैं लिखूं तो n1 तो मेरा 1 हो गया, n1 तो 1, तो n1 तो 1 इंटू किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं, m1, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यही है ना हमारा, है ना। तो इसको मैं 1 किलोग्राम को m1
टू द पावर ए, तो कितना किलोग्राम का, m कितना इसका डायमेंशन 1, इसका अगर मैं किलोग्राम का डायमेंशन लिखूं तो क्या बनेगा ml0t0, यही तो किलोग्राम का डायमेंशन है, राइट। ग्राम का डायमेंशन भी क्या बनेगा m1l0t0, यही तो बनेगा। देखिए तो बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब जो अपन डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन का पावर चाहे आप किसी भी यूनिट में लीजिए, चाहे ये मैं कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको m1 का पावर 1, L1 का पावर 0, T1 का पावर 0 इज इक्वल टू 1000 इंटू m2 का पावर 1, L2 का पावर 0, T2 का पावर 0। जरा सा देखिए तो ये पावर सेम है कि नहीं दोनों में। किसी भी यूनिट में अगर अपन डायमेंशन लिखे, चाहे सीजीएस का, भाई सीजीएस में ग्राम है, ग्राम का भी डायमेंशन तो m ही होता है, वो थोड़ी कुछ और होता है कि m की पावर 2 होता है 3 होता है, नहीं, डायमेंशन तो m ही होता है। फंडामेंटल के रेज़ टू द पावर में लिखते हैं डायमेंशन, है ना। तो क्या हो गया, देखिए किसी भी यूनिट में लिखे डायमेंशन का पावर सेम टू सेम होता है, राइट, चाहे सीजीएस में करे। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहां से, एक और एग्जांपल इसका समझ लीजिए क्या है। देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे न्यूटन की बात कर लेते हैं, न्यूटन और डाइन, एसआई और सीजीएस मालूम है आपको। तो न्यूटन का क्या होता है हमारे पास, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, ध्यान दीजिए mlt-2, यही होता है। मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है इसका डायमेंशन, आई मीन सॉरी इसका यूनिट एसआई में। सीजीएस में क्या होता है, देखिए सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। देखिए तो किलोग्राम ग्राम पावर तो 1 ही है इसका भी, तो इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो ग्राम के बदले m, सेंटीमीटर के बदले l और सेकेंड के बदले t की पावर -2, तो वही तो यहां भी लिखा है। मतलब एक से दूसरे यूनिट में जो डायमेंशन होता है ना, उसका पावर सेम ही रहता है, इसलिए मैंने ABC सेम लिया। और m2 L2 T2 क्यों किया, m2 ग्राम अलग अलग है ना, इसलिए ये m1 अगर मैं इसको m1 ही कर लेता तब तो ये किलोग्राम के बदले आता, तो इसलिए m1 L1 T1। और दूसरे यूनिट में जैसे ये एसआई में है तो सीजीएस में m2 L2 T2, ये सीजीएस में है तो MKS में, MKS में है तो FPS में, मतलब अलग अलग में। तो नाम हमने m1 m2 कर लिया क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हो गए ना यहाँ पे, लेकिन पावर दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। समझ गए इस बात को, तो इसलिए हमने पावर दोनों का सेम रखा। ये कहानी समझ में आ गया इस चीज के बारे में, है ना, ये समझने के लिए था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आगे चलिए, देखिए क्या चीज है यहां से। ओके, अब देखिए अब क्या करना होता है, मुझे क्या निकालना है, हमें क्या करना है, एंड हमने क्वेश्चन जैसे आपको इसको अब यहां से एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि मान लीजिए n2 निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1, फॉर्मूला बना ले, समझ में कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन से समझ आएगा। m1 बाई m2 टू द पावर a, L1 बाई L2 टू द पावर b एंड T1 बाई T2 टू द पावर c। ये हमारा फॉर्मूला बन गया यूनिट कन्वर्जन के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये यूनिट कन्वर्जन के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसका यूज क्या नहीं समझ में आया, आया समझ में नहीं आया, सर समझ में क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए कैसे समझ में आएगा। एक एग्जांपल से करते हैं इसको, ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे आप लोग, ये कॉपी कर लिया। अब चलिए एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए एग्जांपल में जैसे मान लीजिए एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे 5 न्यूटन को चेंज करके बताइए 5 न्यूटन इक्वल टू डाइस डाइन, मतलब ये अपने को n2 निकालना है, राइट। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 क्या है 5, u1 क्या है न्यूटन, n2 क्या है डैश, u2 क्या है डायन, तो n2 अपने को निकालना है कि नहीं है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, n1 के बदले क्या लिखेंगे 5 इंटू u1 न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन बोलिए क्या होता है mlt-2, याद है लिखना न्यूटन का डायमेंशन, मैं लिख देता हूं फिर से, फोर्स इंटू सॉरी क्या होता है, न्यूटन फोर्स का होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन का lt-2, तो क्या हो गया mlt-2, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां से क्या आ जाएगा mlt-2, ठीक है, इज इक्वल टू n2 इंटू mlt-2, याद है ना, पावर तो सेम ही होगा मेरा, लेकिन इसको मैं m1 L1 T1 कर देता हूं और इसको m2 L2 T2 कर लेता हूं। समझ में आ गया यहां तक, वेरी सिंपल। अब क्या निकालना था, n2 निकालना था, साइड चेंज कर देते हैं, तो 5 इंटू क्या है m1 L1 सॉरी m1 बाई m2 टू द पावर 1 ही है, L1 बाई L2 टू द पावर 1 एंड T1 बाई T2 टू द पावर -2, यही तो है हमारे पास, राइट, यही है। चलिए अब चेंज करते हैं 5, देखिए ये SI था, इसको अपन किस में चेंज कर रहे थे, CGS में,
तो m का SI यूनिट क्या होता है, ये m1 क्या था, SI में था ना, तो चलिए SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। CGS में क्या होता है, ग्राम। CGS में क्या होता है, ग्राम, है ना। तो ग्राम होता है तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 किलोग्राम के बदले 10 की पावर 3 लिखेंगे, इसको 10 की पावर -3 हो जाएगा किलोग्राम, राइट। नहीं होगा, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, चेंज कीजिए, ग्राम, ये तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये ग्राम हो गया। इनटू में L1 कितना है मेरे पास, L के बदले कितना होता है, सेंटी, ये SI यूनिट में कितना होता है, मीटर, नीचे क्या होगा, सेंटीमीटर। और T1 में क्या होगा, यहाँ पे ये सेकेंड, और नीचे भी क्या होगा, सेकेंड पावर -2। ये तो समझ में आ गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, सिंगल यूनिट्स में, तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा, यहां से किलोग्राम के बदले 1000 ग्राम, तो क्या मैं 10 की पावर 3 ग्राम बाय ग्राम लिखूंगा, नहीं आया समझ में। क्या मैं m के बदले 100 बोले तो क्या लिखूंगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर लिखूंगा, नहीं आया ये भी समझ में। सेकंड का सेकंड ही होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा ही लिख दूं, सेकंड बाय सेकंड की पावर -2, सेकंड सेकंड कैंसल, सेंटीमीटर ग्राम कैंसल, तो 5 इंटू 10 की पावर 3 टू 5, और ये तो 1 है, तो इंटू 10 की पावर 5, और ये किस में आएगा, डायन में, तो डायन, तो क्या बन गया, 5 इंटू 10 की पावर 5 डायन। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया स्टेप बाय स्टेप में, आया समझ में। क्या करना है कि M1 M2 को M1 M2 लिखना है, पावर बाय डायमेंशन में सेम ही होगा, पावर सेम है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। इस स्टेप में हम इसको सेम यूनिट में ले आएंगे, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में बदलिए या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन ऑल योर चॉइस। गॉट इट, समझ गए इस बात को। इसको कॉपी कर लीजिए और हम लोग करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग पॉज करके, और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन। CGS सिस्टम में हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, 100 डाइन। CGS सिस्टम में फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स का हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान से, फोर्स का क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो CGS में क्या जाता है हमारा, किलोग्राम के बदले क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये होता है फोर्स का CGS में, मालूम है ये चीज, CGS यूनिट में ये होता है। इन अदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट। अब ये समझिए कि भाई हमने क्या बोला कि एक नया सिस्टम बनाओ, और उस सिस्टम में फंडामेंटल मैं किस किस को मानूंगा, मैं किलोग्राम को फंडामेंटल मास के लिए मानूंगा, मीटर को मैं फंडामेंटल लेंथ के लिए मानूंगा, और टाइम के लिए मैं फंडामेंटल मिनट को मानूंगा। तो इस सिस्टम में इस फोर्स को, इस वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा, मुझे ये रिजल्ट बताना है आपको कि इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, जहां पे फंडामेंटल ये तीनों हैं, उस वाले सिस्टम में 109 किसके इक्वल होगा, ये अपने को समझाना है, ठीक है ये चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही पूछे जा सकते हैं आपको, क्वांटिटी बदल के या इसके बदले कुछ और क्वांटिटीज ले ले फंडामेंटल में, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या चीज हमारा, कि एक बात तो तय है कि N1U1 इक्वल टू N2U2 होगा। भाई इसको मैं किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फॉर्मेट में चेंज करूं, है ना, किसी भी सिस्टम में मैं इसको दूं, वैल्यू थोड़ी बदल जाएगा, उसका एक वैल्यू जो है, रिजल्ट तो सेम टू सेम ही रहेगा, ये नहीं बदल सकता है। तो इसलिए हमारा ये N1U1 इक्वल टू N2U2। अब N1 कितना है मेरे पास, कितना 100 है, तो चलिए 100 ले लिया, और U1 के बदले क्या डालेंगे हम लोग, M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C, यही डालते हैं, यही रूल है हमारा, इज इक्वल टू N2 इंटू U2 के बदले नया सिस्टम, तो M2 की पावर A, डायमेंशन वही रहेगा, पहले ही समझा चुका हूं, L2 की पावर B और T2 टू द पावर C। यहां तक समझ में आ गया, साइड चेंज कर लीजिए, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू 100 इंटू, बात करते हैं यहां पे, M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B एंड T1 बाई T2 टू द पावर C। यही होगा हमारा, कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, पहले तो ABC का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, एज सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू MLT माइनस 2, याद है सबको ये चीज ना, फोर्स का। तो सो क्या हो जाएगा, A के बदले क्या हो जाएगा, देखिए MLT माइनस 2, तो M के बदले M की पावर 1, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू भी 1,
और C इक्वल टू -2। ये समझ में आ गया सबको यहां तक? क्या चीज है हमारा ये समझ में आ गया ना क्या है ये? चलिए बहुत अच्छी बात है यहां तक। अब यहां से आगे इस वैल्यूज को डाल देते हैं और कन्वर्जन करते हैं। देखिए अब कन्वर्जन कैसे करना है अपने को। M1 का मतलब क्या था? M1 में भी क्या बताया था हमारे पास? फोर्स का क्या होता है? देखिए फोर्स में हमने क्या बताया था? सेंटीमीटर। क्या था हमारे पास फोर्स का? MLT। फोर्स का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये M1 क्या है? CGS। CGS में M क्या होता है? ग्राम। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 100 इंटू ग्राम। ठीक है, फर्स्ट में CGS था ना, तो ग्राम बाय। सेकंड वाले सिस्टम में हमको क्या लेना है? किलोग्राम। क्वेश्चन बोल रहा है तो किलोग्राम। ठीक है, ये चीज। पावर कितना इसका? A। तो A का वैल्यू 1, तो 1। समझ में आ गया? ऐसे ही L भी बात करते हैं। CGS में L क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बाय, हमको बोल क्या रहा है यहां लेने के लिए दूसरे सिस्टम में? मीटर। तो हमने ले लिया मीटर। ठीक है, अब क्या पावर कितना इसका बोलिए? पावर B। तो B का वैल्यू 1, तो 1 तो 1। ठीक है, ये चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं यहां पे। आप इसको ये सब स्टेप्स जंप कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या है? सेकंड। टाइम का सेकंड डिवाइड बाय, यहां पे हमको लेने के लिए क्या बोला? मिनट बोला। और पावर कितना? -2। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको क्या चीज है ये अच्छे से? ठीक है, अब यहां से N2 इज इक्वल टू, चलिए 100 को 10 की पावर 2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लिया। ग्राम को अब क्या करना है? इसको चेंज करना है बाय 10 की पावर 3 ग्राम। यही तो होता है किलोग्राम के बदले। ठीक है, पावर 1 है ना। अब यहां पे सेंटीमीटर डिवाइड बाय मीटर के बदले 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। पावर 1 सेकेंड डिवाइड बाय मिनट, मिनट के बदले 60 सेकेंड। पावर -2, राइट? पावर -2। ठीक है, अब क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल, सेकेंड कैंसल। तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या आया देखिए। N2 इक्वल टू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या क्या बचा? 1/10 टू द पावर 3 इंटू 1/10 टू द पावर 2 इंटू 1/60 टू द पावर 1/60 टू द पावर -2 टू द पावर -2। क्या इसको मैं कन्वर्ट करके 60 टू द पावर 2 कर सकता हूं? है ना? तो चलिए कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं N2 इक्वल टू 3 to 5, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5, नीचे से ऊपर जाएगा तो, और ये ऊपर जाए कितना हो जाएगा? 6 6 36 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 2, 3600 होगा ना, ये है कि नहीं है? अब देख क्या होता है? 1/60 का पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूं 60 का पावर क्या? 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 60 का पावर 2। तो इसी फॉर्मेट पे हमने इसको चेंज किया हुआ है ना? तो 36 हो गया। अब यहां से N2 को सॉल्व कीजिए तो कितना बनेगा? 2 to 4, 4 माइनस कितना हो गया? -1। कितना हो गया मेरा ये? -1। तो 36 इंटू 10 की पावर -1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? -1 को 1/10, और यहां से क्या हो जाएगा? 3.6 आंसर। तो क्या हो गया इसका मतलब? जो नया यूनिट मेरे पास होगा, जिस नए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम, इन अदर सिस्टम, इस सिस्टम में 100 आयन इज इक्वल टू 3.6 इंटू नया यूनिट, जो यूनिट होगा 3.6 यूनिट होगा। समझ में आ गया ये चीज? कैसे करते हैं इस चीज को, है ना? ये हमारा ऐसे हम यूनिट कन्वर्जन करना होता है अपने को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और हम अगला काम करते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्या है कि वी नो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू L A डेल्टा L। ये फॉर्मूला आपको मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके पहले इस कहानी को और भी लंबा चौड़ा किया जा सकता है कि द यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड द लेंथ एंड द एरिया एंड द चेंज इन लेंथ एंड लाइक दैट। ऐसा कहानी लंबा कर सकते हैं, तो वो सब की बात नहीं करते हैं। फाइंड द, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम CGS टू MKS। फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम CGS टू MKS। मतलब ये हमारा फॉर्मूला है, CGS में इसका यूनिट है कुछ भी, अब इसको चेंज करना है किसमें? अपने को MKS में। तो कन्वर्जन फैक्टर जो बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कन्वर्जन फैक्टर का लोग कंफ्यूज होते हैं। कन्वर्जन फैक्टर, अरे ये तो समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, क्या है समझिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मजाक है। देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन, यही है ना हमारे पास। तो ये SI और ये CGS। तो मैंने इस क्वेश्चन को बोल दिया फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम SI टू CGS, फ्रॉम SI टू CGS।
तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है भैया, 10 की पावर 5, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। क्योंकि अगर मैंने न्यूटन को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डाइन बन जाएगा, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। भैया हमने कहा 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर जो आप बोलते हैं, तो दिस 100 इज द कन्वर्जन फैक्टर। अगर मैं इस 100 से किसी मीटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग कि सीजीएस से एमकेएस में बदलने के लिए क्या नंबर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कन्वर्जन फैक्टर। सो बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर इज नथिंग बट N2 ओनली। कन्वर्जन फैक्टर इज नथिंग बट N2 ओनली। समझ में आ गया ये चीज ना। तो इसके नाम से नहीं घबराना है क्वेश्चन पर कि क्या बोल रहा है भाई, कन्वर्जन है, कन्वर्जन करना है कि नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फिजिक्स में होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। इसके लिए एकदम कंसंट्रेशन से, मोर प्रैक्टिस देन मोर अंडरस्टैंडिंग, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से समझ में आएगा, है कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉप चैप्टर, काम शुरू करते हैं। चलिए हमारे पास एक चीज तुमको पता है, वी नो, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या जानते हैं, N1 U1 इक्वल टू N1 वी नो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये बात तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे सर इससे आगे भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं इससे आगे कि N1 इंटू क्या लिखते थे हम लोग, N1 इंटू M1 L1 T1, नहीं M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। यहां तक तो हम जानते हैं। अरे सर इससे अगला एक स्टेप और जानते हैं। आप क्यों स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। हाँ भाई एक और स्टेप जानते हैं कि N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। यहां तक तो हम जानते हैं। सर कौन सी नई बात बताई आपने। हाँ ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, आप यहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं तो सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप की, सीख लीजिए। ये यहां से हम यहां तो हर क्वेश्चन में पहुंचना है अपने को, यहां तक तो अपने को ईच क्वेश्चन में पहुंचना है जब भी कन्वर्जन फैक्टर की बात होगी, है कि नहीं है। तो यहां से हम काम अब स्टार्ट करेंगे। अब इन बातों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब एक चीज अपने को जानना है कि सब दो बातें अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो एबीसी का वैल्यू चाहिए, और एबीसी का वैल्यू क्या होगा, जो यंग मॉडुलस में होगा, यंग मॉडुलस का डायमेंशन होगा। तो पहले डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस निकालते हैं, है ना। हमने सिखाया था डायमेंशन निकालना। डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस क्या होता है, हमने सिखाया था कि अगर फॉर्मूला या यूनिट आपको मालूम है तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बोलिए कैसे निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन बोलिए, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 इंटू एल के बदले एल डिवाइड बाई एरिया के बदले एल स्क्वायर, एल इंटू एल, है ना, इंटू डेल्टा एल इज लेंथ ओनली, सो दिस इज ऑल्सो एल। याद है। तो हमने यहां से क्या किया, इस एल ने इस एल को मार दिया, एक स्क्वायर से क्या हो गया, एक ये एल भी चला गया, तो नीचे एक एल बच गया। क्या बचेगा, m टू द पावर 1, एल नीचे से तो एल की पावर -1 और t की पावर -2। ये क्या है हमारा डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। क्या है हमारा डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। सो यहां से हम क्या समझ सीख पा रहे हैं, यहां से क्या मिला अपने को, यहां से देखिए a का वैल्यू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। क्या यहां से ये रिजल्ट अपने को मिल गया। इसलिए डायमेंशन लिखना आना जरूरी है ना। समझ में आ गया यहां तक आपको क्या चीज किया हमने। अब अगला काम क्या करना है, कन्वर्जन सीजीएस से एमकेएस में। तो सीजीएस एमकेएस का एक छोटा सा हायरार्की बना लेते हैं, देख लीजिए। सीजीएस में क्या होता है भाई, सीजीएस में हमारा एमएल है ना, तो मास का क्या होता है सीजीएस में ग्राम, और एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में मास का किलोग्राम। फिर सीजीएस में एम के लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, यहां पे क्या होता है किलोमीटर, मास इसमें क्या होता है किलोमीटर, और इसमें सेकेंड, यहां भी क्या होता है सेकेंड, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास मास का किलोग्राम, फिर क्या होता है एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम किलोग्राम किलोमीटर एंड सेकेंड, ये एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। तो मतलब जो सेकेंड यूनिट है विद प्रीवियस क्वेश्चन कि इस फंडामेंटल में अपने को चेंज करना है, तो चलिए ये चेंज करते हैं। ये बात आप समझ गए क्या होता है ना। मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहां से, इस फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यूज। तो मेरे पास क्या बनेगा भैया, ये बनेगा कि N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना था मेरे पास, कुछ नहीं, तो N1 फैक्टर ही निकालना है, तो N1 तो मेरा 1 ही रहेगा, फैक्टर निकालना है ना, तो N1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 इंटू, चलिए 1 को हटा देते हैं, तो क्या बनेगा M1 के बदले क्या CGS, M1 के बदले CGS से MKS बदलना है, तो N1 क्या है मेरा CGS, तो CGS में क्या होता है हमारा मास का ग्राम डिवाइड बाय MKS में
किलोग्राम। पावर बोलिए कितना इसका ए, तो 1। यहां चलिए एल में कितना है मेरे पास, एल में कितना होता है यहां पे सेंटीमीटर, और यहां कितना होता है किलोमीटर। ठीक है, यहां कितना होता है हमारा एमकेएस में किलोमीटर, और टाइम में यहां क्या होता है, यहां भी सेकेंड और यहां भी सेकेंड। इसका पावर कितना -1 और इसका पावर कितना था हमारे पास -2। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब फिर से क्या करना था इनको कन्वर्ट, तो जी बाई ग्राम बाई किलोग्राम के बदले क्या होता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻3। ठीक है, चलिए पावर कितना ग्राम, पावर कितना 1 सेंटीमीटर। अब डिवाइड बाय किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं तो कितना बन गया 3 to 5 10⁵ आया समझ में? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। आया समझ में ये चीज, 10⁵ सेंटीमीटर है ना। फिर से कि 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितना 100 इंटू 1000 3 to 5। समझ में आ गया ना, ऐसे कन्वर्जन है ना, क्लास 6 में पढ़ते हैं इस चीज को। तो सेंटीमीटर पावर कितना -1, और ये सेकेंड और सेकेंड ही है, पावर कितना -2। सेकेंड सेकेंड कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम ने ग्राम को कैंसल किया, ये ऊपर जाके 10⁻3, ये ऊपर जाके क्या बनेगा देखिए, यहां पावर 1 था तो अच्छा मैं लिख देता हूं एक बार, 1/10⁻3 का पावर कितना है 1, फिर 1/10⁵ कितना -1, और यहां पे कितना है मेरे पास, ये तो 1, तो ये तो चला ही गया, 1 का पावर -2 इज 1 ही ओनली, सो लिव दैट। अभी यहां से क्या बनेगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻3, ये -5 बनेगा, और -5 क्या बन जाएगा +1, -5 और -1 कितना बन जाएगा +1 है, आई मीन सॉरी +5 इंटू 10⁻, क्या बन गया मेरे पास ये 10⁻, -5 ना +5 बन गया, तो यहां से कितना आ गया माइनस किया तो 10⁻2, क्या बन गया मेरे पास ये 10⁻2 बन गया। नहीं आया समझ में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इसका कन्वर्जन। ठीक है, ये 10⁻2 इज द फैक्टर जिससे हमारा ये कन्वर्ट होगा। 10⁻2 इज द फैक्टर जिससे अगर मैं सीजीएस को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एमकेएस में कन्वर्ट हो जाएगा। एमकेएस में क्या हो जाएगा मेरा वो कन्वर्ट। मैं कुछ गलती कर गया क्या शायद, एक बार देख लीजिए यहां से 1/10 के बाद +1 ही था ना, यहां पे कहा गया यस 1, तो b -1। ओके ओके, +5 ठीक तो है, ओके डन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो कन्वर्जन सीख लिया आपने। अब जो मेरा नया कंटेंट है, जो नया टॉपिक रहेगा इसमें, वो क्या बताया था सेकंड वाला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो थर्ड मैंने बताया था फॉर्मूला डेरिवेशन वाला, वो बेसिकली इसी का पार्ट है, वो अलग नहीं है इससे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है वो समझिए, कि मान लीजिए x कोई एक क्वांटिटी है, और x जो है वो उसका फॉर्मूला ऐसा आया कि मान लीजिए कि a ± bc का स्क्वायर प्लस माइनस मान लीजिए √DEF प्लस माइनस कुछ भी करके टर्म्स बने हुए हैं, ऐसे करके बहुत कुछ बन सकता है। हमने 3 अलग अलग फॉर्मेट में ले लिया, एक नॉर्मल, एक पावर में और एक रूट में, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हो गए। इसका मतलब क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली होमोजीनियस क्वांटिटी। होमोजीनियस क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि लाइक क्वांटिटी जो एक जैसा है, लेंथ को मैं लेंथ से ही जोड़ सकता हूं, मास को मास से ही जोड़ूंगा, टाइम को टाइम से ही जोड़ूंगा। ये होता है कि मतलब होमोजीनियस का मतलब एक जैसे क्वांटिटी को आपस में जोड़ सकते हैं। और नॉर्मल सी बात है, एक्स को एक्स से जोड़ते हैं, वाई को वाई से जोड़ते हैं, एक्स को वाई से थोड़ी जोड़ सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो बचपन से अपन पढ़ते आते हैं, बिल्कुल वही चीज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या पहले वी कैन ऐड ओनली व्हाट, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट मल्टीप्लिकेशन, इट्स अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड टर्म डिवीजन। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली होमोजेनियस क्वांटिटी मतलब लाइक क्वांटिटी, मास को मास से, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से, लाइक दैट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि जो इसका डायमेंशन होना चाहिए, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू, देखिए डायमेंशन इन सब को जोड़ के नहीं, क्या होता है, जोड़ सकते हैं लाइक वाले को, मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका भी होना चाहिए, तभी तो दोनों आपस में जुड़ा है, राइट। जो डायमेंशन ए का होना चाहिए वही डायमेंशन बी सी स्क्वायर का भी होना चाहिए, तभी दोनों आपस में जुड़ेगा। सो डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ बी सी स्क्वायर, है ना, और ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ किसके, रूट ओवर डी ई एफ के। मतलब ये हुआ कि जो इसका डायमेंशन वही इसका भी डायमेंशन, वही इसका भी डायमेंशन और वही इसका भी डायमेंशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एक और आप ये समझ सकते हैं कि L प्लस एल इज इक्वल टू 2L नहीं होता है, L प्लस एल इज इक्वल टू L ही होगा, क्योंकि मैं 5 मीटर और 7 मीटर को ऐड करूंगा तो भाई कितना 12 मीटर ही तो मिला, तो वो L ही तो मिला अपने को। 10 सेकेंड 20 सेकेंड को ऐड किया 30 सेकेंड हुआ, तो वो सेकेंड T ही तो मिला, राइट। नहीं आया समझ में ना, कि भाई L और L को जोड़ के 2L नहीं बनेगा, वो L ही बनेगा, है ना। तो वही जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, तो मान लीजिए ये भी L ये भी L ये भी L, तीनों जोड़ के ये भी L, यही तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। और इस पे क्वेश्चन पूछे गए नीट में, अभी हम उसके पे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो LHS का डायमेंशन होना चाहिए वो RHS के ईच टर्म का होना चाहिए, हर एक टर्म का होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि मान लीजिए 5 इंटू ए माइनस बी, तो जो ए का डायमेंशन वही बी का डायमेंशन होना चाहिए, समझे ना। कुछ भी कैसा भी लिखूं, है ना, मैं लिखूं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू सी माइनस डी, तो जो x का डायमेंशन वही y का डायमेंशन, जो c का डायमेंशन वही d का डायमेंशन। अब यहां पे ये दोनों इक्वल हो ऐसी नेसेसरी नहीं है, देखिए कंफ्यूजन नहीं इस बात में। क्या मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल कि 5 इंटू ए माइनस बी, जो a का डायमेंशन होगा वही b का होगा, क्योंकि लाइक टर्म को ही अपन हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बोला कि 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू सी प्लस डी। अब यहां पे क्या है कि जो x का डायमेंशन वही y का डायमेंशन, जो c का डायमेंशन वही d का डायमेंशन, लेकिन ये दोनों x और c इक्वल हो नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। तो यहां क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, एंड दूसरा स्टेटमेंट डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d। अब डायमेंशन ऑफ x और c और या x और d भी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में। हम बात होमोजेनिटी किस पे करते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस पे। किस पे बात करते हैं हम लोग, प्लस और माइनस पे। समझ में आ गया ये चीज, है ना। तो आप इसको ये स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं, इक्वेशन आपको समझ में आ गया। मान लीजिए a प्लस माइनस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर डी ई एफ, है कि नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमारे पास हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ये क्या बोल रहा है कि वी हैव वैन डर वाल इक्वेशन है, आप लोग जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स का वैन डर वाल इक्वेशन, सुना है नाम, सुना ही होगा, वैन डर वाल इक्वेशन, वही है ये इक्वेशन, सुना होगा। ये अपने काम की बात नहीं है कौन सा इक्वेशन है, डज नॉट मैटर। हमको तो इक्वेशन गिवन है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V minus B is equals to R into T. R gas constant, T temperature, V is the volume and P is the pressure. Then question is asking then find the dimension and unit of A and B. Principle of homogeneity का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो इसलिए ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे। अब हमने अभी आपसे क्या बोला था कि जो भाई होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हैं, तो जो इसका डायमेंशन वही इसका भी डायमेंशन, जो इस प्रेशर का डायमेंशन वही इस होल टर्म का डायमेंशन, जो इस V का डायमेंशन वही इस B का डायमेंशन, और जो इस पूरे का डायमेंशन वो इसका डायमेंशन। दैट से हमको सिर्फ A और B पूछ रहा है, जो इस पूरे का डायमेंशन है वो इस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या कि लाइक वाले को लाइक के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया ना, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो इसलिए दोनों को ऐड किया है हमने। तो लेट्स सी डायमेंशन, मैं पहला जानता हूं डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
ए बाई वी स्क्वायर, वेरी सिंपल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ए निकालना है अपने को, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। देखिए इक्वेशनल स्टेटमेंट नहीं है ये, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, इट्स नॉट ए इक्वेशनल स्टेटमेंट। डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ये है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, बिल्कुल होगा। लेट्स स्टार्ट। डायमेंशन ऑफ ए निकालना है तो यहां से क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। जब भी डायमेंशन लिखने में दिक्कत हो ना, कंफ्यूजन हो ना, फंडामेंटल फॉर्मूले पे चले जाइए। अब तो बस फॉर्मूला लिख लो, डायमेंशन अपने आप आ जाएगा। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है। और ये क्या होता है, मीटर क्यूब, सॉरी वी स्क्वायर है ना, देखिए अच्छा अब सॉरी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और इसका है स्क्वायर। इसका क्या है हमारा, स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब और इसका यू क्या है मेरा, स्क्वायर। तो टोटल अभी यहां से क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, मीटर टू द पावर 6 हो गया। और 2 से यहां से 6 तो क्या बचेगा, सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन। इसको अगर आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, न्यूटन। और ये 2 ऊपर जाके माइनस, तो 6 - 2 कितना, 4, तो मीटर टू द पावर 4। अब इसका डायमेंशन लिख दीजिए। तो मेरे पास रिजल्ट में डायमेंशन ऑफ ए कितना आ गया, देखिए तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, न्यूटन का आप सबको पता है mLt-2 और मीटर है तो इंटू एल टू द पावर 4। तो जहां तक मुझे दिख रहा है ml की पावर 5 इंटू टी की पावर -2। मुझे तो ए का डायमेंशन यही दिखा, आपको कुछ और दिखा क्या, नहीं दिखेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं बी का। तो नाउ क्या होगा मेरा बी का, अच्छा यूनिट की बात कर ले तो यूनिट देखिए क्या होगा, यूनिट भी पूछ रहा था, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन दोनों पूछ रहा है। तो डायमेंशन हो गया, यूनिट की बात करना है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब का 6। तो न्यूटन मीटर यूनिट क्या हो जाएगा यहां से, यूनिट इज इक्वल टू, ये यही तो यूनिट है ना, यही तो यूनिट है, देखिए ना, दिस इज द यूनिट ना, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, यूनिट। समझ गए इस बात को। बी के बारे में बात करते हैं। फॉर बी के बारे में बात कीजिए तो क्या बनेगा, जो v का डायमेंशन फॉर बी में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, सिंपल। और v का डायमेंशन क्या होता है, v वॉल्यूम, तो l क्यूब, दैट तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, l क्यूब, यही होगा। l क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। और अगर यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सिंपल, बहुत सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन। ऐसे ही करना होता है आपको कि बस ये देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि जो एडिशन के बाद जो इसका डायमेंशन वो इसका डायमेंशन, जो इसका डायमेंशन वो इसका डायमेंशन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये और ये डायमेंशन भी इक्वल होगा, जी नहीं, अलग अलग होगा। हो सकता है इक्वल भी हो, अलग भी हो, कुछ भी हो, हमको मल्टीप्लीकेशन से नहीं मतलब है, हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मतलब है कि जो डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, दैट इज द डायमेंशन ऑफ, और जो डायमेंशन ऑफ v होगा वो डायमेंशन ऑफ v भी होगा। और इस पूरे का डायमेंशन इक्वल टू rp के डायमेंशन के बराबर होगा। समझे इस बात को, बहुत अच्छी बात है। इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए अब अपन थर्ड पार्ट करते हैं, डिराइविंग द फॉर्मूला। और मैंने आपसे क्या कहा था कि डिराइविंग द फॉर्मूला इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली, नथिंग एल्स। सो डू नॉट टेक इट इन अदर मैनर्स। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। इसका क्वेश्चन कैसा होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन ऐसा बोला कि मान लीजिए कि एक टाइम, जैसे अपन बड़ा फेमस एग्जांपल करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन का 2π√L/g। तो मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि इसको समझना है क्वेश्चन के साथ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं समझिएगा, जरूरी है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम
लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब समझिए, मतलब अपने को ये फॉर्मूला डिराइव करना है, अपने को ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, मतलब ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, ये काम है। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको समझाया कि ऐसे क्वेश्चंस किस किस टर्म्स में आ सकते हैं, ठीक है, ये हमको डिराइव करना है यहां पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिराइव करना है, हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, ये एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि मैं डायमेंशनल मेथड से T इक्वल टू √L/G तो प्रूफ कर सकता हूं, मैं डायमेंशनल मेथड से T इक्वल टू √L/G लेके आ सकता हूं, ये 2π नहीं ला सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है डायमेंशन मेथड से। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है मेरा? ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट, स्टेफान्स कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, बट 2π 6π न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जब भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में क्वेश्चन बदल जाएगा। ऐसा होगा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम नॉट डिपेंड्स इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख देगा क्वेश्चन आपको कि इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल देगा, है कि नहीं है? अगर नहीं भी बोले, अगर ये प्रोपोर्शनल टू नहीं भी बोले, सीधा बोले डिपेंड्स अपॉन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे वो देखिए। ड्रॉबैक समझ में आ गया? दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक कांस्टेंट होता है डायमेंशन में, एक कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल मेथड से मैं डायमेंशनल कांस्टेंट तो यूज कर सकता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा एक फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन डायमेंशनल मेथड से डायमेंशन लेस क्वांटिटी का या कांस्टेंट का अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस बात को आप देखिए, यहां से आप कैसे कर सकते हैं इस काम को, हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, टाइम पीरियड क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड क्या निकालना है अपने को, टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू, नहीं लगाइए यहां, प्रोपोर्शनैलिटी लगाइए। क्या लगाइए यहां पे? प्रोपोर्शनैलिटी। किन किन पे डिपेंड करता है देखिए, तो क्या करना है, क्या निकालना है, दैट प्रोपोर्शनैलिटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है देखिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो L लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद इसका पावर A और इसका पावर B आगे होगा तो C मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ का पावर होगा, कुछ ना कुछ G का पावर होगा, तो हमको नहीं पता ना किस बेसिस पे डिपेंड करता है। जब भी डिपेंडिंग बोल रहे अपने को पहला स्टेप तो यही करना है, फर्स्ट स्टेप तो यही करना है कि क्या चीज डिपेंड कर रहा है और किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और उसका पावर ABCD जो करना है कर दीजिए। समझ गए इस बात को? इतना काम तो पहला स्टेप करना ही करना है, और चाहे यहां कुछ भी लिखा रहे अपने को तो प्रोपोर्शनैलिटी ही लगाना है, दैट्स ऑल। हमको नहीं पता कि ये 2π है कि 6π है कि 4π है, अपने को प्रोपोर्शनैलिटी ही लगाना है, ठीक है यहां तक। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस टाइम का इसका डायमेंशन लिखिए, क्या हुआ डायमेंशन,
m0 l0 t1, ठीक है, इक्वल टू इसके कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, के मान लेते हैं, l टू द पावर a g टू द पावर b। कोई दिक्कत इस स्टेप में? बहुत सिंपल स्टेप है। इसका डायमेंशन लिखिए और प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, के लगा दीजिए। भाई कुछ नहीं होगा प्रोपोर्शनलिटी में तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं तो k इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, वट एवर, डिपेंड्स। अब क्या करना है अपने को? अब सबका डायमेंशन लिखना है। क्या डायमेंशन लिखना है? m0 तो लिख चुके हैं, l0 t1, एक मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप जंप कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो। इक्वल टू k, तो k लेंथ का डायमेंशन बोलिए क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन l टू द पावर a, g एक्सेलरेशन है मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस l t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो l t पावर -2 टू द पावर b। नहीं आया समझ में चीज? इन सब का जो जो क्वांटिटी है सबका डायमेंशन लिख लिया, फाइनली सबका डायमेंशन लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपने को? इसके बाद अब देखिए m का टर्म यहां है ही नहीं तो m को हटा देते हैं। अब हमने क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो LHS का डायमेंशन वही RHS का डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो LHS का डायमेंशन वही RHS का भी डायमेंशन होगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस होगा। तो m का पावर 0, m है नहीं, खत्म कीजिए। l का पावर 0, l का पावर a, नहीं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मैं l का पावर a यहां पे बोल दूं क्या? नहीं, अभी l एक और है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो चलिए इसको मैं रब करता हूं अभी, लेट्स सॉल्व इट। क्या होगा? यहां से ओपन करते हैं तो डायरेक्ट इसको क्या बनेगा? m0 l0 t1 इज इक्वल टू k l टू द पावर a, ब्रैकेट ओपन कीजिए, l टू द पावर b t टू द पावर -2b। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, m0 l0, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको स्टेप्स जंप कर सकते हैं, कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो जंप कर सकते हैं। टाइम सेविंग इज इंपॉर्टेंट। k l की पावर a और l की a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फॉर्मूला a टू द पावर m प्लस n, क्या यही जानते हैं हम लोग? l की पावर a l टू द पावर b, तो क्या l टू द पावर a प्लस b कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। फिर क्या होगा? t टू द पावर -2b। यहां तक तो हम समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कंपैरिजन कर दीजिए, LHS से RHS का कंपैरिजन। m है नहीं तो हटा देते हैं, तो क्या l का 0 तो क्या हो जाएगा? a प्लस b, कंपेयरिंग व्हाट वी गॉट क्या? l की पावर 0 और l की पावर a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू 0, दैट गोज फॉर a इक्वल टू -b, ठीक है। अब एंड -2b इक्वल टू 1 एंड हियर गोज b इक्वल टू -1/2, तो क्या मैं b यहां पुट कर दूं तो क्या बनेगा? a इक्वल टू, देखिए -2b माइनस, तो क्या बनेगा? a इक्वल टू, b पुट करना था -1/2 एंड इट गोज फॉर a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2। आया समझ में? हमको b का वैल्यू भी मिल गया, a का वैल्यू, देखिए क्या था मेरे पास, a और b दोनों मिल गया। अब जो ये रिजल्ट निकला है, ये दोनों रिजल्ट को क्या करना है समझिए, इस दोनों रिजल्ट को यहां पुट कर देना है, दोनों रिजल्ट को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो चलिए यहां पुट करते हैं, देखिए क्या होगा इससे। t इज इक्वल टू k टाइम्स, प्रोपोर्शनलिटी के बदले k टाइम्स l टू द पावर a, l a का वैल्यू बोलिए 1/2 इंटू g टू द पावर b, b का वैल्यू -1/2, g की पावर -1/2। क्या मैं इसको t इक्वल टू k, l की पावर 1/2 को मैं √l लिख सकता हूं और g की पावर -1/2 को अपॉन -g लिख सकता हूं, g लिख सकता हूं मैं इसको, तो क्या बन गया? t इक्वल टू k √l/g। अब अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि k इक्वल टू 2 पाई, देन t इक्वल टू 2 पाई √l/g, हो गया प्रूफ। नहीं आया समझ में? भाई हमको k नहीं गिवन है तो हम k रखेंगे, डज नॉट मैटर, k तो रखेंगे। हमको नहीं पता है k का वैल्यू 2 पाई होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, k रख लेंगे ना, k √l/g, k इज द कांस्टेंट, एनीवेयर वी कैन यूज इट क्लियरली। ऐसे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ऐसे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
अब यहां पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ही काम किया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रब करता हूं, एक और देख लीजिए, इसको रब कर दूं, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे एक बार, अगला क्वेश्चन सब लोग खुद सॉल्व करेंगे एक बार पॉज करके, क्योंकि अगर आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। खैर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आप तो देखते जाइए प्रोसेस, असाइनमेंट तो आपने करना ही है। जैसे क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोल दूं कि मान लीजिए कि विस्कस फोर्स जो है F डिपेंड्स अपॉन, विस्कस फोर्स F विस्कस डिपेंड्स अपॉन, पहला चीज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेकेंड चीज क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड चीज क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज है मेरे पास, और क्या रहा है, एंड k इज इक्वल टू 6 पाई। ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ठीक है। अपने को बताना है कि देन डिराइव फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी ये लिखा रहेगा, क्या कैसा रहेगा ये तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये लिखा रहेगा। चलिए पहला स्टेप क्या था, कौन डिपेंड कर रहा है, फोर्स, फोर्स। सब पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। अपने को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। अब इसके लिए अपने को क्या, विस्कोस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आना चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन या तो आप रट लीजिए या यहां से निकालिए, क्या बनेगा, mlt-2 फोर्स का, है ना, और अपॉन r रेडियस, तो l इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, lt-1, तो यहां पे t, ये -2 है यहां पे, l तो l स्क्वायर, एक l कैंसल, तो m l की पावर -1 t टू द पावर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ नीटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, नीटा। समझ गए। तो ये आपको आना चाहिए निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहला चीज, फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स, बोल रहे के हैं k टाइम्स व्हाट, किस किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पावर a, रेडियस r पावर b, फिर क्या है थर्ड चीज, क्या था थर्ड चीज, वही वह वेलोसिटी है ना, तो v ले लीजिए v, और थर्ड चीज क्या है, रेडियस, तो r पावर c। समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या करना था, सबका डायमेंशन लिखना था, सबका डायमेंशन लिखना था, तो क्या बनेगा, फोर्स का mlt-2 इज इक्वल टू k टाइम्स नीटा का डायमेंशन अभी बताया, ml-1 t-1, v का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, lt-1, तो lt-1, और रेडियस l, हो गया डायमेंशन। सॉल्व आउट कर दीजिए, m1 l1 t-2 इज इक्वल टू नीटा, और इसका पावर भी तो था a, इनका पावर भी तो था b, और इसका पावर भी तो था c। आई एम सॉरी, लेट्स वन अगेन, लेट्स डू इट। पावर नहीं मिस करना है, नीटा का हमने डायमेंशन क्या लिखा, नीटा का डायमेंशन m l-1 t-1 पावर a, वेलोसिटी का lt-1 पावर b, और r क्या, l का पावर c। डायमेंशन तो लिखेंगे ना पावर्स में, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, देखिए m टू द पावर a, l टू द पावर -a, t टू द पावर -a, l टू द पावर b, t टू द पावर -b, और यहां पे l टू द पावर c। यहां तक समझ में आ गया। अब लाइक को लाइक के साथ और अनलाइक को अनलाइक के साथ सॉल्व आउट करना है, सिंपल सॉल्यूशन और नथिंग एल्स, कुछ बड़ी चीज नहीं है, स्टेप्स यही खत्म हो गया था। अब सॉल्यूशन देखिए, तो क्या बनेगा यहां पे, m1, ये तो मेरे पास m1 l1 t टू द पावर -2 है ही, और m का पावर, यहां से आप देखिए
m की पावर a, और कहीं m है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? m टू द पावर a। चलिए, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, तो क्या l की पावर में माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c होगा, माइनस a प्लस b प्लस c होगा। दिख रहा है वो चीज अच्छे से हमको? दिख रहा है हमको ये चीज कैमरे में, है ना? चलिए, माइनस a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब t की बात करते हैं, तो t में क्या आ जाएगा? t में देखिए माइनस a और माइनस b, तो माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस b। अब हम, और यहां पे k कांस्टेंट, जो k था वो तो है, ठीक है, ये k कांस्टेंट तो हमारा है। अब क्या कर रहे हैं अपने को? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं, आफ्टर कंपेयरिंग हमने कंपैरिजन कर लिया, तो क्या 1 इज इक्वल टू a आया? बिल्कुल आया। क्या देखिए, m की पावर a और m की पावर a, तो a इक्वल टू 1 क्या बनेगा? a इक्वल टू 1। आगे देखिए क्या बनेगा मेरे पास? l की पावर 1 और l की पावर, तो क्या बनेगा? माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। यह इक्वेशन बनेगा। सॉल्वर, चलिए इसको रहने दीजिए, एक इक्वेशन सेकंड बन गया। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास? a माइनस बी, आई एम सॉरी, माइनस a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2। सॉल्व कीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी इक्वल टू 2, आई मीन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास? a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन ले, तो क्या बन गया? यहां से a प्लस बी इक्वल टू 2, और यहां से a इक्वल टू क्या बनेगा? 2 माइनस बी। ये देखिए a का वैल्यू आ चुका है, जरूरत नहीं है यहां से, रहने दीजिए a प्लस बी का, हम बाद में पुट कर लेंगे, है ना? चलिए, ये एक वैल्यू आ गया a प्लस बी इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू मेरे पास कितना है? 1, तो a का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2, और यहां से b इक्वल टू क्या बनेगा? 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू 1। क्या आ गया? b भी 1। और ये देखिए, अब क्या मेरे पास है? a भी 1, b भी 1, ये दोनों को यहां पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा मेरे पास? माइनस a का वैल्यू बोलिए माइनस 1, b का वैल्यू 1, तो प्लस 1, और c का वैल्यू तो निकालना है अपने को, इक्वल टू 1, ये कैंसल, तो c इक्वल टू 1। तो a भी 1, b भी 1 और c भी 1। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सो f इज इक्वल टू क्या था? k के बदले हम क्या लिखेंगे? वो क्वेश्चन बोल रहा है 6 पाई, तो 6 पाई। नीटा के बदले a, तो नीटा का पावर a कितना? नीटा का a का 1, तो नीटा का पावर नीटा 1, 6 पाई नीटा। v के बदले b, तो ये भी v, और r के बदले भी 1, तो v। क्या ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा? और यही हमारा फोर्स हो गया, खत्म बात, इतनी सी बात है। ये आया समझ में? कैसे करेंगे? स्टेप्स वही है, कुछ नहीं बदलता है। ये स्टेप अगर आपने कर लिया, सबका डायमेंशन देखिए, शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, ये लिख लेना है सबको, किस किस पे डिपेंड करता है, और उसके बाद डायमेंशन लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए, दैट्स ऑल। ये लिख लिया, डायमेंशन लिखा सबका, ईच टर्म का, ईच का डायमेंशन, सबका डायमेंशन, इसका 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 इसका, सबका डायमेंशन लिखा और कैलकुलेट कर दिया, दैट्स ऑल। समझ गए इस बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए और हम फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।